नमस्कार साथियों, मैं विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों की डिमांड पे आज हम गुरुत्वाकर्षण पे बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण, देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत से साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम अपने विचार रखे। जैसे हिंदुस्तान के आर्यभट्ट ने सबसे पहले लिखा, कुछ बताया गुरुत्वाकर्षण के कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उसके बाद केपलर ने भी प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज दिए। बट जो ग्रेविटेशन के बारे में लिखित के अंदर रिटर्न में जिसने लॉ वगैरह दिया वो है न्यूटन। तो हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की शुरुआत मानते हैं न्यूटन से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन क्या कहता है, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक और ऑब्जेक्ट है। तो न्यूटन कहता है इस यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक पिंड, प्रत्येक ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को ही न्यूटन ने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, इसको, ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगा। जिस फोर्स से पुल करता है उस फोर्स का नाम ही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m1, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m2। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, r। तो न्यूटन कहता है इन दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल। The gravitational force is directly proportional to the product of masses, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस g को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए बोला गया है क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर इस g की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो न्यूटन ने क्या बोला है, न्यूटन कहता है the gravitational force acting between two objects is equal to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, इंग्लिश में बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन in this universe each particle attract other particles by a force, that force is known as gravitational force. The magnitude of this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल के द्वारा खींचता है, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, और इस बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। खास बात ये कि ये जो है फॉर्मूला ओनली अप्लाई होता है कहां पर,
पॉइंट मासेस के लिए कहां अप्लाई होता है? पॉइंट, क्या दिक्कत होगी, कहां अप्लाई होता है? पॉइंट मासेस पे एप्लीकेबल है। बिंदु द्रव्यमान या सममित गोलीय पिंड या बिंदु द्रव्यमान पर यह नियम लागू है। सर बिंदु द्रव्यमान क्या है? बिंदु द्रव्यमान का मतलब ये नहीं है कि साइज एकदम डॉट के समान हो। जैसे सन और अर्थ के बीच में भी क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? इतनी ज्यादा है कि ये हमें अपने आप कैसे लगेंगे? पॉइंट मास से। जैसे सन हमसे बहुत दूर है, सन बहुत बड़ा है, बट हमें लगता कैसा है? पॉइंट के जैसे लगता है। अगर दोनों के बीच ऑब्जेक्ट का साइज है कितना ही बड़ा हो, अगर उन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप क्या बन जाएंगे? पॉइंट मास बन जाएंगे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ खास बातें, नेचर के अंदर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। नेचर के अंदर चार फंडामेंटल फोर्स है, चार मूल बल है। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। इन चारों बलों में से सबसे कमजोर जो बल है वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की खास बात ये हो गई कि ये चार फंडामेंटल फोर्स में से एक है और सबसे वीक है। दूसरी खास बात यह सिर्फ आकर्षण प्रकृति का है। नेचर कैसी है इसकी? अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव इन नेचर है, रिपल्शन नहीं होता। हमेशा हर केस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? अपनी तरफ ही पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। इसकी रेंज परास क्या है? इन्फिनिटी है। तो बहुत ही वीक, बट लगता बहुत दूर तक है। जैसे सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर दूर, फिर भी वहां तक लगता है, रेंज बहुत ज्यादा है इसकी। तीसरी बात, ये सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल। मतलब दोनों पिंडों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सेंट्रल फोर्स है। और क्या खास बात है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। संरक्षी बल है। संरक्षी बल, संरक्षी बल क्या होते हैं? वो बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। वर्क डन बाय द फोर्स, if work done by the force does not depends on the path, then such type of force is known as conservative force. एग्जाम्पल के लिए, मान लिया आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया, ए से, आप कहां लेके जा रहे हो? इसको बी तक लेके जा रहे हो। अगर आप इस रास्ते से लेके जाओगे 10 जूल, इस रास्ते से लेके जाओगे 10 जूल, ऐसे सीढ़ियों से लेके जाओगे
तो भी कितना 10 जूल। हेलीकॉप्टर से ऐसे लेके जाओगे 10 जूल। अगर रास्ता बदलने पर भी वर्क की वैल्यू नहीं बदले तो ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स को डिटेल में हम वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ और खास बात। मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है m, इसको ये फोर्स F1 वेक्टर से पुल कर रहा है। ये दूसरा मास m2, ये इसको कैसे पुल कर रहा है F2 से। ये तीसरा m3 किस से फोर्स से पुल कर रहा है F3। और ये डैश 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 mn, और इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये पुल फोर्स Fn। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स है वो क्या होगा, इन सब फोर्स का वेक्टर सम होगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द दिस ऑब्जेक्ट, इन सभी द्वारा इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, इन सब के वेक्टर सम के इक्वल होगा। जैसे मान लिया वेक्टर सम का क्या मतलब है ये देखिए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, इधर फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना बन गया 5 न्यूटन। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर से लगा दिया 5 न्यूटन, तो डायरेक्शन उल्टी है। इसको आपने पॉजिटिव ले लिया +10 और इसको ले लिया माइनस में, तो नेट फोर्स कितना लग गया 5 न्यूटन। तो ये चीज क्या है वेक्टर सम है, तो नेट फोर्स। नेक्स्ट बात क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मान लिया 10 न्यूटन, अगर यहां एयर है तो भी 10 न्यूटन लगेगा, वाटर है तो भी 10 न्यूटन लगेगा। बीच के मीडियम पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है, तो ये ग्रेविटेशन की डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम या इंटरमीडिएट मीडियम, बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। कैसे है उसको अपने 2 मिनट बाद समझेंगे, उससे पहले एक बात पढ़ ले। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एफ क्या पढ़ा आपने जी m1m2/r²। यहां से जी क्या आ जाएगा F r², m1/m2। अगर मैं m1 क्या ले लूं 1 किलोग्राम, m2 क्या ले लूं 1 किलोग्राम, और r भी क्या ले लूं 1 मीटर, तो यहां वैल्यू पुट करो F g इक्वल टू F 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो G इज इक्वल टू क्या आ गया F। तो दो ऑब्जेक्ट जिनके मास कितने हैं 1 किलोग्राम और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को ही क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। The gravitational force acting between two objects of unit mass placed at unit distance from each other, then the force acting between them is known as universal gravitational constant। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, और मास की किलोग्राम 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 स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर सीजीएस यूनिट लिखें तो फोर्स किसकी यूनिट क्या होगी डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर,
ग्राम स्क्वायर। ये हो गई सीजीएस यूनिट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर सी ये एसआई यूनिट होगी। अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं 6.67 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन सॉरी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। इस जी की खास बात यह है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता। अब बात करते हैं सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक कैसे है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, मान लिया 10 किलोग्राम। ये एक ऑब्जेक्ट और है, इसका मास भी कितना मान लिया बेटा 10 किलोग्राम। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बस इसी के कारण जी की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है। एक्चुअल में ये 10 की पावर 11 का क्या है, डिवाइड है। m1 कितना है 10, m2 कितना है 10, r का स्क्वायर तो 100 इंटू 100। तो क्या आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन। इन दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स देखो कितना वीक है, 0.0000। इस पॉइंट को यहां से रिमूव करो, यहाँ पे 0.00000 कहां जाके आए, बहुत वीक है। अगर आपको मैं एक न्यूटन की फीलिंग दूं, न्यूटन कितना है आप इसको ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m इंटू जी। मान लिया मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिसका मास है 100 ग्राम। जैसे मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर का वेट कितना है 100 ग्राम। कितना वेट है 100 ग्राम। तो मास ले लिया मैंने 100 ग्राम। किलोग्राम में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1 ग्राम। जी की वैल्यू होती तो 9.81 है, मैं अज्यूम कर लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोटा मोटा अज्यूम कर लिया एक बार। तो यहां वैल्यू पुट करो, m कितना है 0.1, जी कितना है 10, तो वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर। मतलब 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को जब आप अपने हाथ पे उठाते हैं तो आप पर कितना फोर्स लग रहा होता है 1 न्यूटन। तो आपके आसपास कोई भी चीज होगी जिसका अप्रोक्सीमेट वेट 100 ग्राम है, आप उसको हाथ पर उठाइए आपको फील आ जाएगा 1 न्यूटन कितना है। तो ये बड़ा कम फोर्स है, इतना कम फोर्स है। और ये देखो इस 1 न्यूटन के अंदर आपने 10 की पावर 13 का डिवाइड और लगा दिया, ये तो बहुत छोटा फोर्स है। इतना कम फोर्स है कि आप समझ नहीं सकते। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक वीक फोर्स है। अब आप कहते हैं सर यही कारण है क्या हमारे पास जो बैठता है हम चिपकते नहीं है। अब आप सोच रहे होगे क्या गुरुजी सारे माहौल की ऐसी कर दी, काश ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रोंग होता। मैं ऐसे रोड पे जा रहा, सामने से एक कन्या कुंवारी जैसे ही आपके रेंज में आई छप चिपक गया। मस्त लग रहा है ना सुन के। सिर्फ वो लड़की नहीं चिपकती, आप जा रहे थे एक सूल्डी का बच्चा भाग के हुए आया झप चिपक गया आपके। सब चीजें चिपकती। और इसको छोड़िए, मान लो आप किचन में गए, सामने चाकू, आपको देखते ही हरकत घप, आपका मामला सलट गया। गए तो अकेले थे, बन के बर्तन भंडार आओगे तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई, हाँ पूरी दिक्कत हो जाएगी। अभी और सुनो, कहानी दिक्कत नहीं हुई है, वो लड़की आपसे नहीं चिपकती, लड़की चिपकती आपसे बड़ी चीज की। वो बराबर से उसके एक सांड जा रहा था तो लड़की किससे चिपकेगी, उस सांड से। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे। सांड का मास आपसे ज्यादा है, और सांड से भी ज्यादा बड़ा मास किसका है,
सांड से भी ज्यादा बड़ा मास है बिल्डिंग का, तो वो लड़की आपसे नहीं उस बिल्डिंग से चिपकती। और बिल्डिंग से बड़ी कौन है? यहाँ सबसे बड़ा कौन है? यहाँ सबसे बड़ी चीज है अर्थ। तो हम सारे के सारे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होता ना, तो हम आपस में नहीं चिपकते, हम सारे के सारे इस अर्थ से चिपक जाते। बिल्कुल जैसे कीचड़ के अंदर कोई गाड़ी धसी हो, हिल नहीं पा रही है, हम बिल्कुल इस अर्थ के साथ इस तरीके से स्टिक। अब मैं, मेरा पैर, ये हाथ है या पैर है, बड़ा आसानी से उठा रहा हूं और चल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा वीक है। अगर ये स्ट्रोंग होता तो अर्थ मेरे पैर को कस के पकड़ लेती और मैं चाह के भी नहीं हिल पाता, अर्थ से पूरी लाइफ ही खत्म हो जाती। तो आपको क्या लगता है ये सब तुक्के से है? किसी ने बड़े सोच समझ के इस अर्थ को डिजाइन किया है, इस यूनिवर्स का डिजाइन किया गया है। अगर सोच समझ के नहीं बनाया होता तो हो हो सकता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग बन जाता और सब चीजें एक अर्थ से चिपक के ही मर जाती। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, ये हमारे लिए अच्छा है, कोई दुख की बात नहीं है। अब आगे देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एक न्यूमेरिकल और करते हैं। मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और है, इसका मास मान लिया कितना है? 2 किलोग्राम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। इस भारी ऑब्जेक्ट का हमें क्या बताना है? एक्सीलरेशन बताना है। तो F क्या होता है पुत्र? F होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। m1 1, m2 2, आर का स्क्वायर सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो 0.1 इंटू 0.1। तो ये कितना आ गया? 1 और 1 ऊपर चला गया, 10⁻2। पॉइंट हटाया 10 आया, ये पॉइंट हटाया 10 आया, तो 10⁻2 ही तो है। तो कितना आ गया? ये अप्रोक्सीमेट 13 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁹ कितना आ गया? 10⁻⁹ न्यूटन। जब ये आ गया आपके पास, तो F इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन के मोशन का, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ F बराबर m में, तो A इक्वल टू क्या होता है? F बाई m। F कितना है? 13 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁹ m कितना है? 2। हैवी ऑब्जेक्ट का निकालना है, m कितना है? 2। तो वैल्यू क्या आ गई? 6.67 इंटू 10⁻⁹ तो ये आ गया एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने ग्रेविटेशन का बेसिक पढ़ा। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। उम्मीद करता हूं आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है। तो वेक्टर फॉर्म में होगा क्या? ये रहा फोर्स। फोर्स कि अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? एफ कैप। किसी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास, हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। मान लो ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, मास कितना है? m1। ये दूसरे वाला, इसका मास क्या है? m2। अब मैंने क्या किया? इनकी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दी। इसकी पोजीशन वेक्टर मान लिया क्या है? r1 वेक्टर। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है? r2 वेक्टर। और इनका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? r है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले को पुल करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले को पुल करेगा। F12 फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट
1/2। F12 क्या है? पिंड 1 पर पिंड 2 के द्वारा लगाया गया बल। पहले ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स लगाया है उसको मैंने क्या मान लिया? F12। अगर मैं लिखूं F21 तो पिंड 2 पर पिंड 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं F12, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट बाय ऑब्जेक्ट सेकंड। तो मैग्नीट्यूड हमें पता है Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? r। मास क्या मान रखा है हमने? m1 m2। अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? वेक्टर अपॉन क्या लगा दो उसका? मैग्नीट्यूड। अब मेरे को यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में निकालना है तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही वेक्टर का काम करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना है? r1 वेक्टर। ये कितना है? r2 वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? मान लेता हूं इसको एक बार a वेक्टर है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? त्रिभुज के संयोजन का त्रिभुज नियम क्या बोलता है? r1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो यहां से a वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये a वेक्टर है, ये कितना आ गया? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो यूनिट निकालना है इसी डायरेक्शन के अंदर। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? r2 माइनस r1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यहां मैग्नीट्यूड कितना है? r है, तो ये रहा मैग्नीट्यूड r। तो वेक्टर फॉर्म क्या आ गया? F12 इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r³ इंटू r2 माइनस r1 वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है किसकी? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। अब देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब देखिए अपने को अब क्या चाहिए? F21 चाहिए। क्या चाहिए? F21। तो F21 क्या होगा? Gm1 m2 r²। मैग्नीट्यूड तो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। अब देखिए ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा, देखिए अपने को ये चाहिए a वेक्टर। तो r1 r2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर। तो a वेक्टर क्या आएगा? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो ये इसकी क्या फॉर्म आएगी? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या आएगा? r। क्यों? हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो F21 क्या बन गया? F21 बन गया Gm1 m2 r³ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये क्या आ गई? फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन 2। अब देखिए मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं। माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? Gm1 m2 r³ माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा जी? r2 माइनस r1। ये माइनस कॉमन आ गया। अब देखिए ये पूरी वैल्यू दिमाग में रखना, Gm1 m2 r³ r2 माइनस r1 वेक्टर किसकी है?
R2 माइनस R1 वेक्टर किसकी वैल्यू है? F12। तो यहां पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? माइनस F12। तो इसका मतलब क्या है? जितना ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को मान लिया 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको कितने से खींच रहा है? 10 से। तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसको कितने न्यूटन से पुल कर रहा होगा? 10 न्यूटन से। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इक्वल व अपोजिट फोर्स से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को कितने न्यूटन से पुश कर रहा है? 10 न्यूटन से। तो ये ऑब्जेक्ट इसको भी कितने से करेगा? 10 न्यूटन से। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ। दस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबे न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ। तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा किसका अनुसरण किया जाता है? न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का अनुसरण किया जाता है। अब अपने बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ है। मान लिया ये क्या है? अर्थ है। यहां एक ऑब्जेक्ट रखा, किधर है? इधर है। तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ ने पकड़ के खींच लिया, कैसे? ऐसे। यहां एक ऑब्जेक्ट रखा, अर्थ ने पकड़ के खींच लिया, कैसे? ऐसे। यहां रखा, अर्थ ने पकड़ के खींच लिया, कैसे? ऐसे। जैसे ही मैंने यहां रखा, अर्थ इसको नहीं अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है? अर्थ का फोर्स कहां तक काम करता है? यहां तक। मैं इस आर रेडियस का एक सर्कल बना दूं, तो अर्थ के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां तक अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। द एरिया अराउंड अर्थ और ए प्लेनेट in which या up to which the gravitational field force of earth can be experienced is known as gravitational field is known as gravitational field। ये बिल्कुल कैसा है? ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है, जैसे मान लो ये एक मकड़ी का ये गुफा है। क्या है? गुफा। गुरुजी क्या है? गुफा। इस मकड़ी एक मकड़ी है जिसने इस गुफा के ऊपर अपना क्या बना दिया? जाला बना दिया। ऐसे ऐसे। अब होगा क्या? जब कोई इंसेक्ट आएगा, उसको ये नेट नहीं दिखाई देगा। वो जैसे ही इसके अंदर उलझेगा, ये मकड़ी यहां बैठ के वेट कर रही है उसको। जैसे ही इसके जाल में फंसेगा, तो ये नेट सबसे पहले इसको क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा? इंफॉर्मेशन के अपने एरिया के अंदर कोई ना कोई आया है। पहला काम तो इस नेट ने क्या किया? इंफॉर्मेशन देने का। दूसरा काम क्या करेगा? ये मकड़ी इस नेट के थ्रू इस पे क्या लगा सकती है? फोर्स लगा सकती है। वो इस नेट को खींच के इस इंसेक्ट को अपनी तरफ ला सकती है। सेम जैसे इस इंसेक्ट को ये नेट नहीं दिखता, हमें नहीं दिखता, सेम अर्थ के चारों तरफ एक नेट है, एक जाल फैला हुआ है। जैसे ही कोई चीज इसके अंदर आती है, सबसे पहले ये इस अर्थ को इन्फॉर्म करता है कि अपने एरिया के अंदर कोई आया है, और उसके बाद अर्थ इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू इस पे फोर्स लगाकर इसको अपनी सरफेस पे गिरा लेती है। ऐसे थोड़ी है अर्थ ने हाथ निकाला और उसको पकड़ के खींच लिया। अर्थ फोर्स लगाती किससे है? अर्थ इस ग्रेविटेशनल फील्ड से ही फोर्स लगाती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ वो क्षेत्र जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है, उसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र। एक नाम आ गया गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय। ये क्या है? गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल
और कई बार नाम वर्ड काम में आता है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटी। आप में और मेरे में जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप में और अर्थ के बीच में, या मेरे और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल। यदि दो पिंडों में से एक पिंड अर्थ है, तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल बोलते हैं, ग्रेविटी। और अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं और उनमें से कोई भी अर्थ नहीं है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं इस लेक्चर को यहां तक थोड़ा समराइज करूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना? और ये हमेशा कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव इन नेचर है, अट्रैक्शन फोर्स का है। रेंज क्या है? रेंज बहुत दूर तक है, इंफिनिटी तक। फोर्स कैसा है? वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि जी की वैल्यू 10⁻11 है। उसके बाद हमने क्या देखा? ये संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।